फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से बेटे आज फ़िज़िक्स 9th का मैं लेक्चर नंबर 16 डिलीवर करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स स्टार्ट किया हुआ है बेटे हमने। लास्ट टाइम हम लोगों ने मोशन जो न्यूटन्स के तीनों लॉज पढ़े थे। आज हमने सीखना है टॉपिक टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन के डोरी में जो टेंशन है और जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो लेट्स सपोज बेटा हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने एक रस्सी के साथ लटकाया हुआ है, एक स्टैंड के साथ। रस्सी के एक सिरे पर जिस्म बंधा हुआ है, दूसरे सिरे को किसी सपोर्ट के साथ हमने स्टैंड के साथ बांधा हुआ है। अब बेटा जब एक वज़न को एक डोरी के साथ लटकाया जाता है तो क्या होता है, जिस्म का जो वेट होता है, वज़न वेट, वो उसको नीचे की जानिब धकेलता है। जबकि ये जो डोरी होती है ना बेटा, डोरी के अंदर तनाव पैदा हो जाता है जिसे हम कहते हैं टेंशन। इंग्लिश में टेंशन और उर्दू में तनाव। तो बेटा जब वैसे कि धागा पड़ा और डोरी पड़ी है उसके अंदर कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उसको किसी बॉडी वेट के साथ बांधा जाता है और उसको लटका दिया जाए तो डोरी के अंदर तनाव पैदा हो जाता है, एक खिंच पैदा हो जाती है जिसे हम टेंशन कहते हैं। तो ये बेटा टेंशन टी जो है ये इस वेट को, इस बॉडी को ऊपर की जानिब खींचने की कोशिश करेगी, जिस्म का वज़न उसको नीचे की जानिब धकेलने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देते हैं, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर अप्लाई होता है और बॉडी रेस्ट की हालत में खड़ा होता है, साकन हालत में होता है। अब हम सीखते हैं जी कि अगर दो बॉडीज़ को एक पुल्ली के ऊपर से गुजारा जाए तो फिर उस वक़्त उन बॉडीज़ की मूवमेंट क्या होती है। जैसे कि ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है बेटा कि एक बॉडी है जिसका मैस m1 है और उसको हमने a से ज़ाहिर किया हुआ है, और एक बॉडी है b जिसको हमने m2, जिसका मैस m2 है, उसे ज़ाहिर किया गया है। डोरी इन दोनों को एक ही डोरी के साथ, एक डोरी के दो सिरों के साथ बांध दिया गया। इस डोरी को एक फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से गुजारा गया। ये देखें, व्हेन बॉडीज़ मूव वर्टिकली, जब जिस्म, दोनों जिस्म अमुदन हरकत कर रहे हैं। बेटा देखिए, अमुदन का मतलब होता है बिल्कुल वर्टिकल, यानी कि अगर एक ऊपर की जानिब है दूसरा भी बिल्कुल यानी कि ऊपर या नीचे की जानिब हो, ठीक है, इसे कहते हैं अमुदन हरकत कर रहे हो। तो जब दो अजसाम ए और बी जो हैं वो अमुदन हरकत कर रहे हो तो उस वक़्त उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, जो टेंशन होगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, वो क्या होगा, आज हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि दो बॉडीज़ हैं ए और बी, जैसे अभी आपको बताया, टू बॉडीज़ ए एंड बी हैं, दो अजसाम ए और बी हैं जिनके मैसेज m1, पहले बॉडी ए है, ए का मैस m1 है और दूसरा बॉडी बी है और उसका मैस m2 है। फिर एक हमने उसके साथ अनएक्सटेंसिबल जो स्ट्रिंग है वो लिया है। अनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब होता है बेलचक डोरी, जिसके अंदर लचक ना हो। और जैसे इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक को थोड़ा सा खींचे उसके अंदर लचक पैदा हो जाती है। हमने ऐसी डोरी लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा लचक ना हो, जिसको अगर हम लटकाएं कि उसके साथ वेट लगाएं तो वो अपनी जगह को, अपनी जो उसके अंदर जो डोरी है, डोरी की लंबाई में तब्दीली ना आए, उसे कहते हैं अनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे जो चीज़ ली वो है हमारे पास पुली। दो अजसाम ले लिए, डोरी ले ली, पुली ले ली। पुली को किसी एक्सपोर्ट के साथ आपने बांध दिया। पुली के इस फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी किस्म की रुकावट ना हो, आसानी के साथ वो डोरी जो है वो ऊपर और नीचे मूव कर सके जी। तो बेटा फिर अब क्या हुआ चूँकि आप लोगों को नज़र आ रहा है m1 बॉडी ए नीचे है, बॉडी बी जो है वो ऊपर है। इसका मतलब ये होगा कि मैस m1 यानी कि बॉडी ए जो है उसका मैस, उसका वज़न जो है वो ज़्यादा है, बॉडी ए का वेट ज़्यादा है, बॉडी बी का वेट कम है। अगर बॉडी ए का वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है जिस्म नीचे की जानिब हरकत कर रहा है। अगर जिस्म नीचे की जानिब हरकत कर रहा हो बेटा, अगर बॉडी नीचे की जानिब हरकत कर रहा हो तो वेट ज़्यादा होता है, टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, डोरी में टेंशन कम होगी, वेट ज़्यादा होगा तो जिस्म नीचे की जानिब हरकत करेगा। अगर वेट कम हो
टेंशन ज़्यादा हो जाए तो जिस्म जो है वो ऊपर की जानिब हरकत करना स्टार्ट कर देगा। अब इस डायग्राम में अगर आप लोग गौर करें तो M1 बॉडी ए का जो वेट है वो ज़्यादा है, और इसका मतलब ये होगा कि इसका वज़न जो है ज़्यादा है, उसको नीचे की जानिब मूव कर रहा है, तो टेंशन कम हो जाएगी, टेंशन कम होगी। अब बॉडी चूँकि नीचे की जानिब मूव कर रहा है, लिहाजा उसके अंदर एक्सेलरेशन भी नीचे की जानिब प्रोड्यूस होगा। और अगर बॉडी बी की बात की जाए तो बेटा इसका वेट कम है, टेंशन जो है इसमें ज़्यादा है, लिहाजा क्या होगा कि बॉडी का जो वेट है ऊपर की जानिब जाएगा, टेंशन जो है उसको नीचे की जानिब धकेलेगी, और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन, चूँकि बॉडी ऊपर की जानिब मूव कर रहा है लिहाजा एक्सेलरेशन भी ऊपर की जानिब प्रोड्यूस होगा। अब ये वेट ऑफ द बॉडी ए इज़ ग्रेटर दैन द बी, चूँकि जिस्म ए का वज़न जिस्म बी से ज़्यादा है, लिहाजा जिस्म ए नीचे की जानिब हरकत कर रहा है और जिस्म बी जो है वो ऊपर की जानिब हरकत कर रहा है। तो बेटा उसके बाद एक्सेलरेशन ए इज़ डाउनवर्ड, और जिस्म ए का जो एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की जानिब होगा, और जिस्म बी का जो एक्सेलरेशन है चूँकि वो ऊपर की जानिब हरकत कर रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की जानिब होगा। अब इसके बाद बेटे एज़ बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, चूँकि जो जिस्म ए है नीचे की जानिब हरकत कर रहा है, सो इट्स वेट इज़ ग्रेटर दैन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, लिहाजा इसका जो वज़न है टेंशन से ज़्यादा होगा। अगर बेटा वज़न ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स अमल कर रही होगी, वज़न ज़्यादा है तो वज़न में से, वेट में से आप लोग टेंशन को माइनस कर देंगे। अब टेंशन जो है चूँकि डोरी एक ही यूज़ हो रही है तो टेंशन एक जैसी होगी, लेकिन चूँकि वेट बॉडी दो हैं लिहाजा वेट दो तरह के होते हैं, इसलिए मैंने वेट को W1 का नाम दिया है। टेंशन सेम रहती है, इसको T1 या T2 का नाम नहीं दिया गया। तो बेटा नेट फोर्स जो है W जो है वो बराबर होता है mg के, अगर चूँकि W1 है तो इसका मतलब मैस 1 होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बेटा दोनों के ऊपर सेम अप्लाई हो रहा है, तो F इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F बराबर होता है ma के। लास्ट टाइम हमने सीखा था चूँकि पहला बॉडी है बॉडी ए है तो लिहाजा उसका मैस m1 हो जाएगा, F बराबर होगा m1a। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इस फोर्स की जगह जो है वो मैं लिख दूंगा m1a की वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ पे आ गया m1g माइनस टी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये तो हो गई बॉडी ए की बात। अब बॉडी बी की बात करते हैं। चूँकि बॉडी बी जो है एज बॉडी बी मूव्स अपवर्ड, चूँकि बॉडी बी जो है वो ऊपर की जानिब हरकत कर रहा है, सो इट्स वेट इज़ लेस दैन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, लिहाजा इसका वेट जो है वो टेंशन से कम हो जाएगा। अब टेंशन ज़्यादा है, वेट कम है, तो टेंशन पहले आ जाएगा, वेट बाद में आ जाएगा। T माइनस m2g सेकेंड लॉ में कहता है F बराबर होता है ma के, चूँकि सेकेंड बॉडी है लिहाजा मैस m2 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, m2a इज़ इक्वल टू T माइनस m2g। एक इक्वेशन हमारे पास ये दूसरी वाली आ गई, ये वाली इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, बॉडी ए वाली इक्वेशन को बॉडी बी वाली इक्वेशन, इन दोनों को हम जमा कर देंगे। जब ऐड करते हैं तो बेटा ये लेफ़्ट हैंड साइड में ये m1a ये m2a इस साइड में जमा हो गया, और ये m1g माइनस टी ऐड होगा T माइनस m2g में, ये ऐड है, प्लस का T माइनस की T से कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों में मुझे एक्सेलरेशन कॉमन नज़र आ था, A कॉमन आ गया, बाकी बच गया m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू ये वाली रकम और ये वाली रकम, इन दोनों में मुझे g कॉमन नज़र आया, m1 माइनस m2 बच गया। अगर मैंने एक्सेलरेशन निकालना है तो m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर g निकालना है तो m1 माइनस m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह अगर बेटा हमने यहाँ से टेंशन T निकालना हो कि यहाँ पर टेंशन कैसे निकलेगी, जब एक्सेलरेशन निकालना हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है चाहे वो सिंपल एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए बेटा दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, और जब टेंशन निकालना है ना तो उस वक्त इन दोनों इक्वेशंस को 2 और 4 को आपस में डिवाइड कर देना है। अब बेटा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 और 4, 2 है हमारे पास m1a लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड डिवाइड होगी राइट हैंड साइड पे, m1a डिवाइडेड बाय m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय T माइनस m2g। अब a से कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये मैंने लिखा। अब m1 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, इसी तरह से m2 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों में मुझे अब ये m1 m2g जो है माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये वाली रकम m2t माइनस की है, इधर आके प्लस हो जाएगी, t कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g, दोनों रकमें एक जैसी हैं, ऐड हो रही हैं, इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, दोनों को जमा करेंगे, चूँकि 2 टाइम है तो ये 2 टाइम हो जाएगा 2m1 m2g।
फिर तो ये m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो t इज़ इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेटा ये एटवुड मशीन, दोबारा से बता रहा हूँ, एटवुड मशीन के तौर पर भी बेटा ये इस्तेमाल होता है। जहाँ पे इसकी डेरिवेशन की हुई है उसके बिल्कुल साइड पे एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है बुक में, बेटा उसमें एटवुड मशीन के मतलब डिटेल सिखाई गई है, वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। व्हाट डू यू मीन बाय एटवुड मशीन, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा आज का लेक्चर है, बेटा इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। इनमें बहुत सारी डेरिवेशन है जो हमारी आपकी बुक में नहीं की हुई, मैंने डिटेल के साथ तमाम डेरिवेशन, तमाम डिवीजन जो है आपको सिखा दी हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।